In this video we are going to learn Rust स्मार्ट पॉइंटर्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रस्ट का स्मार्ट पॉइंटर्स। इसमें जितने भी रस्ट के इनबिल्ट स्मार्ट पॉइंटर्स है उसके बारे में जानेंगे, उसके कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि कौन इस टाइम पे यूज़फुल है। ये वीडियो होने वाला है हिंदी इंग्लिश मिक्स, ताकि दोनों ऑडियंस को समझ में आए। और ये एक सेल्फ स्टडी वीडियो है। अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पे न्यू है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द क्विक डिफरेंस चीट शीट्स। फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, रस्ट स्मार्ट पॉइंटर द अल्टीमेट प्रोडक्शन गाइड, perspective designed for senior developer with a JavaScript TypeScript background, optimized for speed of learning, production safety and understanding failure। ये डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए बनाया ताकि मेरा बैकग्राउंड जो है जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का इकोसिस्टम है, तो मुझे ये भी आता है। तो इससे क्या होगा ना, कंपैरिजन में जल्दी समझने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डैट क्विक रेफरेंस चीट शीट। ये क्विक रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा बड़ा होने वाला है लेक्चर, थोड़ा सा का डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको फिगर आउट कर सकते हैं। If you are coming from JavaScript, you are used to use the garbage collector handling every via the shared references. In Rust, we use a smart pointer to bypass the default ownership rules. Okay, see, in a smart pointer box T, single versus single multi-threaded, both depend on T. Okay, JS analogy, allocation on heap, standard JS object. Okay, primary use case putting big data on heap, recursive types, overhead, danger zone, teeny one pointer with zero runtime cost। अभी हम लोग को क्या है कि ये समझ में नहीं आएगा, सिंगल थ्रेडेड मल्टी थ्रेडेड ये आएगा, लेकिन ये कंपैरिजन में भी समझ में नहीं आएगा जब तक इसका नीचे का टॉपिक पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो स्मार्ट पॉइंटर्स में इतने सारे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये सारे स्मार्ट पॉइंटर्स हैं रस्ट के इनबिल्ट। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले स्मार्ट पॉइंटर्स के बारे में कि होता क्या है, स्मार्ट पॉइंटर्स क्या होता है रस्ट में। व्हाट इज ए स्मार्ट पॉइंटर? In Rust, normal references are just an address and T. Okay, they don't own the data, they just look at it. A smart pointer are struct that implement deref and drop traits. They act like pointers but have superpowers, metadata capabilities to clean up heap memory, reference tracking or thread synchronizations. How works in Rust? Deref trait allow the smart pointer to behave like a regular references. Example, using a star operator to dereferences. Okay, drop trait automatically cleans up the heaps resource when the smart pointer goes out of scope. No manual free method like C, and no stop the world garbage collection pause like JavaScript. Okay, तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि स्मार्ट पॉइंटर में जो है वो एक स्ट्रक्ट डेट इम्प्लीमेंट डिफर एंड ड्रॉप ट्रेड्स, ये इम्प्लीमेंट होता है। दे एक्ट लाइक ए पॉइंटर बट वी हैव अ सुपर पावर्स। इसके पास सुपर पावर है जो मेटा डेटा कैपेबिलिटी टू क्लीन अप हीप मेमोरी, रेफरेंस ट्रैकिंग, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशंस। मेटा डेटा को स्टोर करना, कैपेबिलिटी है कि हीप मेमोरी को क्लीन करना, रेफरेंस को ट्रैक करना, थ्रेड को सिंक्रोनाइज करना। ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है दो तरीके से, डेफर ट्रेड की वजह से और ड्रॉप ट्रेड की वजह से। तो डेफर क्या होता है, ये स्मार्ट पॉइंटर को अलाउ करता है बिहेव जैसे कि स्टार ऑपरेटर टू डी रेफरेंसेस। इस ऑपरेटर से ये डी रेफरेंस करता है जो भी रेफरेंसेस है। और ड्रॉप ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लीन अप हीप रिसोर्सेज व्हेन द स्मार्ट पॉइंट्स गो आउट ऑफ स्कोप। मतलब कि C++ की तरह या सी की तरह कोई फ्री हम लोग को कोई मैनुअल मेमोरी से डिलोकेट नहीं करना पड़ता है। ड्रॉप ट्रेड करके एक आता है ये लोग का, तो उसी से ये लोग मेमोरी को जो है फ्री कर देता है जब जो भी ऑनर जो है आउट ऑफ स्कोप जाता है। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक स्मार्ट पॉइंटर ये है बॉक्स टी। ओके, व्हाट इज बॉक्स टी? It is the simplest smart pointer. It allocates data on the heap instead of the stack, returning a pointer to it. See, ये बॉक्स टी क्या करता है, अगर सपोज आपको कोई भी डेटा को हीप पे स्टोर करना है, कोई भी डेटा टाइप्स क्यों ना हो, तो आप इस बॉक्स टी की मदद से कर सकते हैं। तो उसका जो पॉइंटर होगा वो स्टोर होगा आपके स्टैक में, और
क्योंकि बॉक्स का पॉइंटर स्टोर होगा स्टैक में और उसका जो डेटा है वो हीप में स्टोर होगा। अब बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क इन रस्ट। In JS, all objects are implicitly heap allocated. In Rust, variables are stack allocated by default. If your struct is use a recursive size at unknown time, you wrap it in a box to give it a fixed size. Size of the size of pointer 8 bits on 64-bit systems. Code example. ये कुछ कोड एग्जांपल है इसके। एक इनम बनाया है नोड जिसके अंदर में ये कॉन्स लिखा है, इसका डेटा टाइप डाला, फिर ये बॉक्स नोड भी डाला। विदाउट बॉक्स दिस विल फेल टू कंपाइल, ओके, एंड ये नील कर दिया है। मेन फंक्शन में ये एरे बनाया है, ठीक है, हेवी एरे, इसमें बॉक्स को डिनोट कर दिया ताकि इसको स्टोर करना है, ये डेटा टाइप बॉक्स दे दिया है और बॉक्स न्यू करके ये डेटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है, हीप पे। और यहाँ पे लिस्ट रिकर्सिव कंस्ट्रक्ट यूज केस। अब रिकर्सिव का यहाँ पे यूज केस कैसे होगा वो दिया गया है कि नोड है, कौन्स है, कौन्स के अंदर बॉक्स है, फिर नोड है, फिर कौन्स है, फिर बॉक्स है, फिर नोड है, फिर नील है। तो ये रिकर्सिव वे में हो रहा है। अब बात करते हैं कि रेफरेंस काउंटेड क्या होता है, व्हाट इज रेफरेंस काउंटेड, ठीक है। RC स्टैंड फॉर रेफरेंस काउंटेड, इट एनेबल मल्टीपल ऑन ऑफ द सेम रीड ओनली डेटा ऑन द हीप विद इन ए सिंगल थ्रेड। ये बोल ये रहा है कि एक थ्रेड से हीप का डेटा को मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बोला ऑनर 1 2 3 RC, ठीक है, 3 ऑनर है। हीप डेटा पे क्या हो रहा है, ये तीनों ऑनर का डेटा एक ही है, राइट, एज पर इसके जो भी यहाँ पे दिया गया है डिफिनीशंस। RC स्टैंड फॉर रेफरेंस काउंटेड, इट एनेबल मल्टीपल ऑनर ऑफ द सेम रीड ओनली डेटा ऑन द हीप विथ अ सिंगल थ्रेड। मतलब मल्टीपल ऑनर एक ही डेटा को रीड एक्सेस मिलता है विथ सिंगल थ्रेड पे। हाउ इट्स वर्क इन रस्ट, बाय डिफॉल्ट रस्ट हैज ए स्ट्रिक्ट सिंगल ऑनर रूल। RC bypass this by tracking how many clones of the pointer exist. When you clone a RC, it does not clone the data, it only implement an internal counter. When an RC goes out of scope, the counter decrements. When counter hits 0, the heap data is cleaned up. JS mindset check. This is the coolest Rust get to JS garbage collection. Forget the JS thing, this is not good here. It's disturbing me and also conflicting with my knowledge of Rust. So we should remove this JS things, okay. So what they are saying here, by default Rust has a strict single honor rule, okay. RC bypass this by tracking how many clones of the pointer exist. RC जो है इसको bypass कर देता है। RC यूज़ करने से ये ऑनर सिंगल ऑनर वाला जो है मल्टीपल ऑनर बन सकता है। वो चेक करता है कि कितने क्लोन्स ऑफ पॉइंटर एग्जिस्ट हैं, ठीक है, कितने डेटा है हीप पे, उसके कितने पॉइंटर्स हैं। तो इससे ऑनर से पता चल जाता है, जो ये बाईपास कर देता है। कंपाइलर पे आपको इशू नहीं आएगा। When you clone an RC, it does not clone the data, it only increment an internal counter. ये क्या करता है कि ये काउंटर को बढ़ा देता है, जो कि इसका कोड एग्जाम्पल होगा नीचे में, ठीक है। और बेन RC गोज आउट ऑफ स्कोप काउंटर डिक्रीमेंट, मतलब RC जब आउट ऑफ स्कोप होता है जैसे ऑनरशिप की तरह, तो एक डिक्रीमेंट होते जाता है। जैसे ही 0 होता है हीप से डेटा क्लीन अप हो जाता है, ओके। ये इसका कोड एग्जांपल है। RC जो इंपोर्ट किया है ये अपने इंटरनल स्टडी से, और एक स्ट्रक्ट बनाया यूज़र, एक मेन फंक्शन है जहाँ पे शेयर्ड यूज़र बनाया, जहाँ पे RC जो है एक न्यू यूज़र क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसका नाम है यूज़र का अमित। सीजन 1 में क्या चल रहा है कि RC क्लोन कर दिया शेयर्ड यूजर को, इसको क्लोन कर दिया, ठीक है। क्लोनिंग ओनली कॉपीज द पॉइंटर एंड बम्प द रेफरेंस काउंट वेरी फास्ट। तो बोल रहा है कि क्लोनिंग कॉपी पॉइंटर्स एंड बम्प द रेफरेंस काउंट, मतलब कॉपी जो है क्लोनिंग ओनली कॉपी द पॉइंटर बम्प द रेफरेंस काउंट, ठीक है। ये रेफरेंस काउंट को जो है कॉपी कर रहा है। सेकेंड भी वही कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेशन 1 एंड सेशन 2 के पास ये सेम डेटा आ गया है, क्योंकि ये बोरो कर रहा है इधर, इससे बोरो कर रहा है इधर, तो इधर भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रीड एक्सेस ले सकता है, ओके।
ओके। अब ये क्या कर रहा है, इसको प्रिंट कर रहा है स्ट्रॉन्ग काउंट शेयर्ड, ये ठीक है। अब बात ये है शेयर्ड यूज़र, इसे भी फिर बोरो कर लिया, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग काउंट कहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग काउंट आरसी, अच्छा इनबिल्ट होगा ये मेथड, आरसी से आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग काउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं। अब क्या कर रहा है, ड्रॉप सीजन 1, इसने एक कॉल कर दिया जो कि इनबिल्ट आता है ये मेथड रस्ट में, जो कि सीज़न 1 को जो है ड्रॉप कर देगा। अब आरसी इसको कॉल करने पे अब ये 2 दिखाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे शेयर्ड जो है 3 दिखा रहा था, क्योंकि शेयर्ड यूज़र यहाँ पे रेफरेंस काउंटर में ऐड हो रहा था, जो कि जितना बार यहाँ पे क्लोन होगा वो काउंट करते जाएगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा, और जितना बार ड्रॉप करेंगे वो डिक्रीमेंट होते जाएगा, एक टाइम पे 0 हो जाएगा। Production failure mode memory leaks. If you create a cycle where node A point to node B and node B point to node A using RC, the reference count will never reach 0. This leak memory in production. Fix use weak T via the RC downgrade to break the cycle. Okay. अब ये फोर्थ ये आर्क टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली बैकएंड में ज़्यादातर यूज़ होता है। ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटेड, ये ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंट करेगा, ये रेफरेंस काउंटेड था, ये ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंट करेगा। ARC is a thread safe version of RC. It use atomic CPU instruction to update the reference counter safely across multiple CPU thread. Okay, how it works in Rust, if you try to send an RC to another thread, Rust will reject it at compile time because RC count and update are not thread safe. Data resistant could corrupt the count. Arc solve this by executing automatic operations to change the reference count. Okay. So let's understand this what they are saying. If you try to send RC to another thread, okay. अगर हम लोग रेफरेंस काउंटर को अगर किसी दूसरे थ्रेड में सेंड करना चाहते हैं तो रस्ट क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा कंपाइल टाइम पे, बिकॉज आरसी काउंटर अपडेट इज आर नॉट थ्रेड से, मतलब आरसी सिर्फ व्यू के लिए है, अपडेट के लिए सेफ नहीं है। डेटा रेसेस कुड करप्ट द काउंट, डेटा रेसेस वाला प्रॉब्लम आएगा और ये करप्ट कर देगा हमारे काउंटर को, ठीक है। तो आर्क सॉल्व दिस बाय एग्जीक्यूटिंग ऑटोमेटिक ऑपरेशन टू चेंज द रेफरेंस काउंट। आर्क जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट। अब इसका कोड एग्जांपल देखते हैं कि ये ऐप है, ठीक है। आर्क में क्या है, ये डेटाबेस का यूआरएल ऐड कर दिया है, ठीक है। आर्क में ये कर दिया और स्ट्रिंग कर दिया इसको। अब लेट एक ये वेक्टर बनाया, फिर वेक्टर हैंडल बनाने के बाद 0 से 10 तक एक लूप चला रहा है। अब क्या कर रहा है कि कॉन्फिग क्लोन को जो है ना ये क्लोन कर दिया, तो ये 10 बार क्लोन हो जाएगा। फिर आर्क में फिर क्लोन कर दिया और ऐप का कॉन्फिग आ गया, तो मतलब 10 आर्क बन गया। हैंडल थ्रेड्स अब इसको बैकग्राउंड में कर दिया और प्रिंट कर दिया आई और कॉन्फिग है, तो ये 10 टाइम प्रिंट होगा। और हैंडल डॉट पुश में क्या किया, हैंडल ही पुश कर दिया, यही पुश कर दिया, ठीक है। तो हैंडल में हम लोग का रिसीव हो जाएगा ये चीज़, आई आएगा, ये आएगा, कॉन्फिग क्लोन आएगा, कितना टाइम हुआ है, ठीक है। तो ये क्लोन होकर के आएगा। अब प्रोडक्शन फेलियर मोड परफॉर्मेंस ओवरहेड प्रॉब्लम, ऑटोमेटिक ऑपरेशन आर्क आर significantly slower than standard integer addition RC because they require CPU cache synchronizations. Okay. Mitigation only use arc when the sharing across thread for single threaded tasks. Okay. Fifth हम लोग का है सेल टी। What is सेल टी? सेल टी provide interior mutability. It lets you change data inside a immutable struct by copying value in and out. ओके, ये बोल रहा है कि जो भी स्ट्रक्ट है इम्यूटेबल, उसका ये डेटा कॉपी करके इन और आउट में चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। हाउ इट्स वर्क इन रस्ट, नॉर्मली इफ ए स्ट्रक्ट इज इम्यूटेबल, राइट, दिस वन यू कांट चेंज इट्स फील्ड, सेल allow mutating the value inside a mutable struct by replacing the value entirely. It has no runtime borrow checking over it, but it only work on type that implement copy like I32 boolean etc. Okay,
सो इसके कोड एग्जांपल ये है, ये स्टडी सेल कॉल कर लिया है, ठीक है। एक स्ट्रक्ट ये है और यहाँ पे एक बटन है UI एलिमेंट। तो इस ऑब्जेक्ट में जो डेटा पास किया गया आईडी और क्लिक काउंट, ओके, ये सेल क्या कर रहा है, इसको 0 कर दे रहा है, न्यू क्रिएट हो रहा है। अब इस सेल का क्या है, बटन डॉट क्लिक डॉट सेट, ठीक है, ये बटन आ गया। फिर डॉट क्लिक काउंट इसके अंदर आ गया, सेट कर रहा है बटन डॉट क्लिक काउंट डॉट गेट +1। तो बटन डॉट क्लिक काउंट डॉट गेट मीन्स इसका डेटा आ जाएगा। तो क्लिक काउंट कितना है हम लोग के पास, यहाँ पे 0 + 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि म्यूटेबल तो कर ही दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। अब रेफ सेल बात करते हैं, ये क्या होता है, व्हाट इज रेफ सेल। रेफ सेल प्रोवाइड इंटीरियर म्यूटेबिलिटी फॉर नॉन कॉपी टाइप्स लाइक स्ट्रिंग, वेक्टर और कस्टम स्ट्रक्ट। इट मूव रस्ट बोरोइंग रूल्स फ्रॉम कंपाइल टाइम टू रन टाइम, ओके। रेफ सेल enforce the single writer या multiple reader rules at run time. Try to borrow as mutable while already borrowed, crash panic in the production. सिंपली ये बोल रहा है जो कंपाइल टाइप पे हम लोग सब कुछ चेक करते हैं रस्ट, उसको हम लोग एक्सटेंड करके रन टाइम पे कर सकते हैं। हाउ इट्स वर्क इन रस्ट, इंस्टेड ऑफ कंपाइलर ब्लॉकिंग यू रेफ कॉल, लेट यू कॉल डॉट बोरो मेथड फॉर रीड ओनली एक्सेस और डॉट बोरो अंडरस्कोर म्यूट फॉर राइट एक्सेस ओनली। इट ट्रैक बोरो एट रन टाइम यूजिंग द इंटरनल काउंटर, ठीक है। कोड एग्जांपल इसका ये है कि यहाँ से इंपोर्ट किया रेफ सेल, एक डेटा बनाया जाके रेफ सेल को कॉल के, फिर न्यू क्रिएट किया एक पैरेंथेसिस के साथ, उसमें पास कर दिया नया वेक्टर 1 2 3। अब क्या कर रहा है, इनर एक ब्लॉक बनाया ऑब्जेक्ट, मल्टीपल रीड बोरो एट रन टाइम आर अलाउड, ओके। यहाँ पे बोरो मल्टीपल अलाउड है, जो कि यहाँ पे बोरो कर रहा है तो ये अलाउड है। म्यूट डॉट म्यूटेबल बोरो इज नाउ सेफ टू ऑब्टेन, क्योंकि यहाँ पे बोरो म्यूट यहाँ पे लगाया गया डेटा डॉट बोरो म्यूट, तो ये उसको आप म्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन, लेकिन वो म्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेपसेल का काम वही है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया, W में ये पुश हो जाएगा और 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन फेलियर मोड रन टाइम प्रिंटिंग वार्निंग, दिस विल कंपाइल बट क्रैश योर सर्वर इन प्रोडक्शन, ओके। अभी तो ये कंपाइल हो जाएगा लेकिन सर्वर पे जो है रनिंग टाइम ये इशू दे सकता है। ये बोरो किया जो कि रीड के लिए है, ये राइट के लिए। थ्रेड पैनिक हियर ऑलरेडी बोरोड, ओके, बोरोड एरर, क्योंकि रस्ट के ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर ये म्यूटेबल नहीं होगा तो ये म्यूट करके डेटा इसमें कैसे जा सकता है। तो लेकिन ये रेफ कॉल जो है इंटरनल इस मेथड को कॉल करता है जो कि रस्ट का इनबिल्ट होगा, उसके वजह से ये बाईपास हो रहा है। प्रोडक्शन फिक्स कैसे होता है फिर, ऑलवेज ट्राई बोरो म्यूट इंस्टेड ऑफ बोरो म्यूट। बोल रहा है कि ये ट्राई करो, ये ऑलरेडी मेथड जो है इनबिल्ट, ये ट्राई करो। नेक्स्ट हम लोग का है म्यूटेक्स टी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। व्हाट इज म्यूटेक्स, mutual exclusion. Mutex is a thread safe wrapper that allow only one thread to access the inner data at a time. It stands for mutual exclusion. How it's work in Rust, any thread that want to access the data must call .log, okay. Any thread want to access the data must call this one, okay. If another thread using the data, the current thread block sleeps until the lock is released, okay. The lock is automatically released when the lock guard goes out of scope, okay. कोड एग्जांपल इसका ये है कि ये एक आर्क बना दिया जिसमें म्यूटेक्स भी कर रहा है, उसमें डेटा स्टोर कर रहा है। फिर ये एक वेक्टर बना दिया हैंडल्स, फिर एक लूप चला है, लूप के अंदर में क्या आर्क क्लोन किया इस काउंटर को, काउंटर में क्या किया हैंडल थ्रेड स्वैप कर दिया, तो बैकग्राउंड में करें एक्वायरिंग under the hood this handle OS locking. If another thread panic while holding the lock return an error position, okay. let mute data counter dot log dot under, क्या कर रहा है, जब तक ये लॉक रहेगा, जब तक ये अपना काम करके फ्री नहीं होता तब तक दूसरा काम यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या, लॉक इज ऑटोमेटिकली ड्रॉप्ड एंड रिलीज हियर, बिकॉज ये ब्लॉक खत्म हो गया, यहाँ से पुश हो जाएगा हैंडलर में, हैंडल्स में ये डेटा पुश हो जाएगा जो कि हैंडल यहाँ से गया है। तो यहाँ पे भी ये वही कर रहा है, डॉट जॉइन डॉट रैंडअप, अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये
पैनिक कर देगा उसी टाइम पर। प्रोडक्शन फेलियर, मोर डेडलॉक एंड पोजिशनिंग। डेडलॉक, thread A locks X and wait for Y. Thread B lock Y and wait for X. Both thread freeze forever. Fix, implement timeout using external crates like parking lot, mutex, which has try lock for always acquiring locks in the same order process of your code base. Lock positioning. If thread A holding the lock crashes, the mutex become positioned to prevent corrupt data propagation. ओके 8, इसका एग्जांपल ये है जो कि ऑलरेडी था, लॉक करने से वो डेटा रेसेस का इशू नहीं आया कि थ्रेड ए है लॉक एक्स एंड वेट फॉर वाई, मतलब जो थ्रेड ए है उसके पास एक्स है और उसको वाई चाहिए, और वाई जो है उसके पास, जो थ्रेड बी है उसके पास वाई है उसको चाहिए एक्स, तो दोनों वही पैनिक कर रहा है, तो उसको लॉक के थ्रू हम लोग ठीक कर सकते हैं। रॉ लॉक, रीड राइट लॉक, it's very important for in Rust to building a backend system engineering. What is raw lock? Raw lock allow multiple thread to read the data simultaneously, but only one thread to write at any given time. How it work in Rust? Many thread can call dot read at the same time without blocking each other. If a thread called dot write, it block everyone else readers and writers until it completes. Best for configuration, routing tables, cache data, 95% reads and 5% writes. Okay, this is the code example of that. Okay, here mention the raw lock, arc, raw lock, and these things. Okay, and this is production failure, write starvation. If you have a constant non-stop readers, a writer might wait forever because readers never drop zero. Fix, steady sync raw lock. Implementation behavior depend on the OS scheduler. For critical performance sensitive setup or parking lot raw lock, which prioritize writer to prevent starvation. One cell, one's lock. What are they? Now talking about one cell and one lock, what does mean and how it's work. One cell single threaded and one lock is multi-threaded are container that can be written to exactly once and read forever. Okay, how it work in Rust? Useful for late initialization of global configuration. A database pull data set dynamically once and then access to as read only. So this is the code example of that. Here he is writing one's lock. That is already an inbuilt feature of Rust. Once lock it creating here DB connection, just write once and read unlimited time. That's why is happening. Now lazy lock too. What is lazy lock? Lazy lock act as a wrapper that lazy initialize it data on the very first access, then cache it for subsequent read in is thread safe. How it work in Rust? If you have a heavy initialization process like compiling a regex pattern, parsing a complex official file, you don't want to run it at a startup. Wrapping it in lazy lock defer exclusion until the moment code actually tries to read it. Okay, this is the example of that. What here doing static global config lazy lock hash map and static lifetime denoting static again lazy lock. So you have to read this properly and do some practice of this lazy lock. Now 11th is atomic types. What are atomic types? Atomic bool, atomic unsize, atomic I32 etc are low level primitive types that allow lock free concurrency direct at hardware layer. How it work in Rust? Instead of heavy mutex lock which blocks OS thread, automatic use hardware instruction like compare and swap to execute thread safe operation in few CPU cycle. Okay, so this is the example of that. And production trade of memory ordering complexity. The danger, ordering 6CST sequential consistency is the safest memory order
but is slowest. Using ordering relax is highly prominent but can cause bugs if other threads rely on the execution order of non-automatic instruction nearby. Staff engineer rule of the thumb: use automatic only for simple counter flags or lock free status. Check for complex field and mutations. So these smart pointers ended here. So actually, as per now, what I have learned these things, I just forget that. So I have to read it again from the official document because it's not a good document. It's just given a simple example and code example of it. So I have to master it. I will soon release the one more depth video on every topic, because I just created this from the AI to read about it, know about the basic of this all. Like he has given a overall information what is how it's work and the code example. So we have to go in depth and see the 5 to 10 example, then we will understand these things, because it is too confusing part. You won't remember these things when to use which one. So you have to master these all smart points, so then you will able to predict which one is good for your services, right? So this video is ending now. If you have any question, you can comment it. You are new on my channel, just subscribe my channel. So we will meet in the next video.